Hi friends, today I am going to start an important series of literary forms and terms in which we will cover all the important literary forms and terms in the form of MCQs. So all of you need to take a paper and pencil to make notes of this super series. Every MCQ is selected and important for exam point of view. If you are new to our YouTube channel, please subscribe the channel. Also join our Telegram channel and link is given in the description. So without delay, let's start. MCQ number 1 is the term code hero is associated with Faulkner, Hemingway, Mark Twain या John Steinbeck. What will be answer? The term code hero is associated with अर्नेस्ट हमिंगवे। और ये जो इनका वर्क है अर्नेस्ट हमिंगवे का, उसमें जो प्रोटोगनिस्ट होता है, जो उसका हीरो होता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए दी गई है। नाउ इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है सेकेंडरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज़ नोन एज। सेकेंडरी मीनिंग, जो किसी भी वर्ड का सेकेंडरी मीनिंग जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन रीड कर लीजिए। What will be answer? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोनोटेशन। सेकेंडरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज नोन एज कोनोटेशन। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 3। अ वर्ड विच बिकम्स लाइफलेस ड्यू टू ओवर यूज इज। अ वर्ड विच बिकम्स लाइफलेस ड्यू टू ओवर यूज इज, वो वर्ड बताना है आपको जो ओवर यूज़ की वजह से लाइफलेस हो जाता है। ऑप्शन रीड कीजिए। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्लिच। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 4। क्लोजेट ड्रामा इज, आपको पता है ना क्लोजेट ड्रामा क्या है? ऑप्शन रीड कर लीजिए। What is closet drama? ऑप्शन होगा इसका सी, अ ड्रामा रिटन टू बी रीड रेदर देन एक्टेड। मीन्स इसका ये है कि इस ड्रामे को हम रीड करते हैं, ये स्टेज के लिए नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा MCQ नंबर 5। द टर्म फॉर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज़। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो क्या है? फोटोग्राफी नहीं होता है, आर्टिस्टिक राइटिंग नहीं होता है, और कोनोटेशन आपको बताया था सेकेंडरी मीनिंग होता है किसी भी वर्ड का। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलीग्राफी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। डिनोमेन इज, व्हाट इज डिनोमेन? यू मे रीड द ऑप्शन। What will be answer? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिजोल्यूशन। डिनोमेन इज रिजोल्यूशन। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 7। इट डेलिबरेटली सजेस्ट्स टू और मोर डिफरेंट एंड समटाइम्स कन्फ्लिक्टिंग मीनिंग इन अ वर्ड। इट इज़, वो चीज़ बतानी है आपको जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट और कॉन्फ्लिक्टिंग मीनिंग को बताता है एक वर्क के अंदर। वो क्या है? पन, पैराडॉक्स, एम्बिग्विटी या पॉलीफोनी। देखिए पन तो नहीं, ये है अ प्ले ऑन वर्ड्स। क्या है? अ प्ले ऑन वर्ड्स, ठीक है। व्हाट इज पैराडॉक्स? पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट विच लुक्स अब्सर्ड एंड कॉन्ट्राडिक्टरी बट इज़ वेल फाउंडेड। इसका हम एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं जैसे कि देयर इज़ नो वन सो पुअर एज वेल्दी माइजर। तो यहाँ पर पुअर और वेल्दी एक साथ आ रहा है, तो ये क्या है? विरोधाभास हो रहा है, पुअर और वेल्दी। तो ये तो होगा नहीं, पॉलीफोनी नहीं होगा। आंसर होगा एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी बोलते हैं अस्पष्टता को, यानी कि क्लियर नहीं होता है कि दो मीनिंग है या कितने मीनिंग है। तो आंसर होगा एम्बिग्विटी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 8। एनानोरेसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय अरिस्टोटल टू मीन। यहाँ पर जी साइलेंट है। एनानोरेसिस बोलते हैं इसको, अरिस्टोटल ने इसको यूज़ किया है। पूछा गया है कि इसका मीनिंग क्या है।
यू कैन रीड द ऑप्शन। एनानोरिस का मीनिंग होता है रहस्योद्घाटन, यानी कि रहस्य से पर्दा हटा देना। तो आंसर इज क्लियर, रिकॉग्निशन और डिस्कवरी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 9। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टेल विच इज़ टोल्ड टू बाई अ कैरेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क, इट इज़ नोन एज। यू कैन रीड द ऑप्शन। वेरी शॉर्ट टेल होती है, ठीक है, जो कि एक करेक्टर के द्वारा ही लिटरेरी वर्क में सुनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, मिथ नहीं कहते हैं, स्टोरी नहीं कहते हैं, फेबल एनिमल्स यूज़ होते हैं उसके इन प्लेस ऑफ मैन वुमेन, और वो एनिमल जो होते हैं वो डिनोट करते हैं मैन वुमेन को, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनेक्डोट्स, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 10। क्रॉनिकल्स which deal with events year after year are often called। Chronicles which deal with event year after years are often called, उसे क्या कहते हैं? You can read the options। क्रॉनिकल्स तो आप जानते हैं एक सीक्वेंस वाइज होती है हर चीज़, तो ये क्रॉनिकल है तो क्रॉनिकल तो ये हम यूज़ करेंगे नहीं, इसे ऑफन किस नाम से कहा जाता है? कोरल्स नहीं कहेंगे, ये पीरियड नहीं कहेंगे, इसको बोलते हैं एनएल्स, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा नंबर 11। एपिक क्या है? रीड द ऑप्शंस। व्हाट इज एपिक? अ स्टोरी ऑफ अ बैटल नहीं है, अ लॉन्ग नरेटिव पोएम ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट, अ बैलेड रिलेटिंग टू अ सीरियस स्टोरी, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। व्हाट इज एपिक? एपिक ऑप्शन नंबर बी, अ लॉन्ग नरेटिव पोएम ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है वो है नंबर 12। कैथारसिस क्या है? किससे रिलेटेड है कैथारसिस? सोनेट से भी नहीं है, कॉमेडी से भी नहीं है। कैथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, ठीक है। कैथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, कोरस। एमसीक्यू नंबर 13 है, कोरस इज ए। कोरस क्या है? कोरस क्या है? रीड द ऑप्शंस। बैंड ऑफ राइटिंग इज इंक्स नहीं, ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ ड्रामा, ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, ग्रुप ऑफ डीजे डांसर्स। गलत, तो ऑप्शन है बी, ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ ड्रामा, उसे हम बोलते हैं कोरस। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 14। कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज। कॉमिक रिलीफ बताना है आपको। कॉमिक रिलीफ क्या होता है, क्या इम्प्लाई करता है कॉमिक रिलीफ? रीड द ऑप्शंस। द इंटरवल इन अ प्ले और फिल्म, ये नहीं होता है, ये कॉमिक रिलीफ नहीं होता है। अ हिलेरियस ट्रेजेडी कैसे हो सकता है? ठीक है। अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड है इंटरप्टिंग द कॉमेडी। आप देखते हैं कि जो कोई हम सीरियस मूवी देखते हैं जिसमें दुख देखने को मिल जाते हैं हमें, तो वहाँ पर कुछ ऐसे कैरेक्टर आते हैं जो कि कॉमेडी करते हैं, ठीक, जैसे कि जॉनी लीवर है, इनका काम क्या था, ये कॉमेडी करते हैं, तो ये यहाँ पर हमें कॉमिक रिलीफ मिलता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 15। फोर्सफुल वर्बल अटैक और क्रिटिसिज्म इज। देखना, फोर्सफुल वर्बल अटैक, ठीक है, या क्रिटिसिज्म को क्या कहते हैं? रीड द ऑप्शंस। क्रिटिक, डायट्राइब, ह्यूमिलिएशन, कैथारसिस। देखो, कैथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, ये तो होगा नहीं। ह्यूमिलिएशन अपमान वगैरह को बोल देते हैं, ये नहीं होगा। क्रिटिक होगा नहीं, इसका आंसर है डायट्राइब, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 16। एज ए सोशल प्रैक्टिस इट एम्बॉडीज डिफरेंट आइडियोलॉजीज थ्रू रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट इट इज़। क्या है ये बताना है आपको। एज ए सोशल प्रैक्टिस इट एम्बॉडीज डिफरेंट आइडियोलॉजीज थ्रू रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट, बताना है वो क्या चीज़ है। रजिस्टर, क्रॉल, पेडगिन या फिर डिस्कोर्स। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्कोर्स। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट एमसीक्यू है नंबर 17। इन ग्रीक ट्रेजेडीज,
द कॉमन फॉर्म ऑफ हेमर्शिया इज, बताना है कि आपको ग्रीक ट्रेजेडीज़ के अंदर जो कॉमन फॉर्म है हेमर्शिया की वो क्या है, माइथोस, लेक्सिस, ऑप्सिस या ह्यूब्रिस। इसका मीनिंग होता है प्राइड। व्हाट विल बी आंसर? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ह्यूब्रिस। ठीक है, हेमर्शिया क्या होता है? परगेशन ऑफ इमोशन, पिटी और फियर। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है 18। हेलेनिज्म और हेब्राइज्म आर द टर्म्स गिवन बाय। हेलेनिज्म और हेब्रिज्म जो है टर्म है वो किसने दी हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन रीड कर लीजिए, वर्ड्सवर्थ, शैली, शेक्सपियर या फिर मैथ्यू आर्नोल्ड। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैथ्यू आर्नोल्ड। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि हमारा क्वेश्चन है नंबर 19। समवन हु ट्राइज टू डिस्ट्रॉय ट्रेडिशनल आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस इज नोन एज। समवन हु ट्राइज टू डिस्ट्रॉय traditional ideas or institution is known as. You can read the options. जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय करता है उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइकोनोक्लास्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन है 20। लिंगुआ फ्रैंका मीन्स। लिंगुआ फ्रैंका मीन्स क्या होता है? कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल, अरेंज्ड फॉर अ स्पेशल पर्पज, इन द मीन टाइम या मैन ऑफ लेटर्स। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिंगुआ फ्रैंका मीन्स होता है कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा MCQ नंबर 21। इट इज़ अ टर्म, इट रेफर्स टू अ स्टोरी दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इवेंट्स। Its Latin term means from the beginning, the origin, the egg. Horace has used it in Ars Poetica. It is, बताना है आपको वो टर्म कौन सी है। होरेस ने इसका यूज़ किया है अपने लिटरेरी वर्क आर्स पोएटिका में। उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अब वो। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। हेनरी होवार्ड, जिसको हम अर्ल ऑफ सरे भी कहते हैं, इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने। क्या इंट्रोड्यूस किया है इनटू इंग्लैंड में इन द 16th सेंचुरी के अंदर? क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? स्टैंजा, हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स या नन ऑफ दीज? व्हाट विल बी आंसर? हेनरी होवार्ड, जिसे हम अर्ल ऑफ सरे भी कहते हैं, इन्होंने इंग्लैंड में क्या इंट्रोड्यूस किया था 16th सेंचुरी के अंदर, वो आपको बताना है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैंक वर्ड्स। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 23। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन विच अपीयर्स ऑन द जैकेट ऑफ अ बुक इज। पूछा गया है अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो जैकेट ऑफ द बुक पर अपीयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्सो, ब्लर्ब, क्वार्टन या फोलियो? व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लर्ब। ब्लर्ब को हम विज्ञापन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा वर्सो क्या होता है? वर्सो हम बोलते हैं पेज के लेफ्ट साइड को। ठीक है, किसी भी बुक को उसका लेफ्ट साइड का जो पेज होता है उसे हम बोलते हैं वर्सो। ठीक, अच्छा फोलियो किसे कहते हैं? फिर फोलियो हम उसे कहते हैं जो कि हमारे पास एक पेज होता है, उसे हमने एक बार जो मोड़ दिया है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फोलियो। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 24। हु इज़ एसोसिएटेड विद द टर्म बॉडलरिज्म? दिस मैन पब्लिश्ड एन एक्सपरकेटेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले, अ वर्जन इन विच words and expressions are omitted, which cannot with propriety be read aloud in a family. सॉरी, ये in a family है। नाउ बताना है व्हाट विल बी आंसर। वो इंसान कौन है जिसने जो टर्म है एक बॉडलरिज्म उससे एसोसिएटेड हैं, जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के प्ले से
कुछ वर्ड और एक्सप्रेशन को ओमिट कर दिया है, हटा दिया है। ठीक है, जैसे कि जिसे प्ले को आप फैमिली में रीड नहीं कर पाते हैं, कुछ अजीब होता है लिखा हुआ, उसके अंदर स्ट्रेंज होता है। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो उस राइटर का नाम बताना है आपको। किसने दी है टर्म बॉडलरिज्म जो है? व्हाट विल बी आंसर? आंसर क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए, थॉमस बॉडलर। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा 25 नंबर। द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन इज गिवन टू एन अमेरिकन ऑथर प्रीफरेबली डीलिंग विद। ठीक है, जो पुलित्जर प्राइज फिक्शन के लिए दिया जाता है वो एक अमेरिकन ऑथर को दिया जाता है। वो किस फील्ड के अंदर वर्क करता है वो आपको बताना है। कंटेम्प्रेरी रियलिटी, अमेरिकन लाइफ, ब्रिटिश लाइफ या वेसेक्स लाइफ। जो पुलित्जर प्राइज दिया जाता है वो दिया जाता है अमेरिकन लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कॉमेडी इज ड्राइव्ड फ्रॉम कॉमोडिया रेवल सॉन्ग। कॉमोडिया, जो कॉमोडिया है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है ये आपको बताना है। और जो ये वर्ड कॉमेडी है ये इस जो वर्ड कॉमोडिया है इससे बना है। पूछा गया कि जो कॉमोडिया है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो वो जो वर्ड है वो है ग्रीक लैंग्वेज का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये ग्रीक वर्ड है, कॉमोडिया जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज द टर्म अप्लाइड टू द टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा रिटन बाय जॉन फ्लेचर एंड। ठीक है, बताना है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है, जो कि एक टाइप है कॉमिक ड्रामा का, ये ज़्यादातर लिखी है जॉन फ्लेचर ने और किसने? ऑप्शन आप रीड कर लीजिए एंड व्हाट विल बी आंसर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 28। जॉनसन्स प्ले लाइक एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, द अल्केमिस्ट, द वॉल पॉन आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। वो कौन से कॉमेडी के एग्जाम्पल हैं? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ सिचुएशंस, कॉमेडी ऑफ हॉरर। ठीक है, व्हाट विल बी आंसर? तो ज़्यादातर जो बेन जॉनसन ने कॉमेडी लिखी हैं वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 29। हु पॉपुलराइज्ड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर? हु पॉपुलराइज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर? तो आंसर आप समझ गए हैं, बेन जॉनसन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 30। कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ मैनर वाज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस विद। जो कॉमेडी ऑफ मैनर है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? फ्रांस से हुई है। ठीक है, किसने की है वो आपको बताना है। जॉनसन, मॉलियर, फ्लेचर या शेक्सपियर? व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉलियर। ठीक है, MCQ नंबर 31 इज द स्ट्रगल बिटवीन टू करेक्टर्स और टू फोर्सेस इज नोन एज। द स्ट्रगल बिटवीन टू करेक्टर्स और टू फोर्सेस इज नोन एज। यू कैन रीड द ऑप्शंस। व्हाट विल बी आंसर? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, कन्फ्लिक्ट। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32। कन्फ्लिक्ट मे बी ऑफ टू काइंड्स, आउटर एंड। कन्फ्लिक्ट मे बी ऑफ टू काइंड्स, आउटर एंड इनर। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 33। डिनोटेशन इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। डिनोटेशन इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड वाइल कॉनोटेशन इज। कॉनोटेशन क्या है? यानी किसी भी वर्ड का जो पहला डिक्शनरी का मीनिंग जो होता है, जो बिल्कुल एक्यूरेट मीनिंग होता है, उसे तो हम बोलते हैं डेनोटेशन। ठीक है, और हर वर्ड का एक सेकंड मीनिंग भी निकल जाता है। तो पूछा गया है कि कॉनोटेशन क्या है। ठीक है, तो आप ऑप्शन रीड कीजिए। तो 33 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एन आइडिया दैट इज इम्प्लाइड और सजेस्टेड, यानी कि सेकेंडरी मीनिंग। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 34। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंसिक्यूटिव लाइन्स ऑफ वर्ड्स राइमिंग टुगेदर
यूजुअली इन द सेम मीटर, व्हाट इज इट? इट कंसिस्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव लाइन, यानी कि टू किसमें आती हैं आप जानते हैं, और वर्ड्स राइमिंग टुगेदर, दोनों की राइमिंग साथ आती हैं, एक जैसी होती हैं, तो ट्रिपलेट तो 3 लाइन्स का होता है। स्टैंजा क्लियर नहीं होता है उसमें कितनी लाइन हो सकती है स्टैंजा के अंदर, तो वो होता है कपलेट जिसमें कि 2 लाइनिंग आती हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा 35, चौसर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ब्रिटिश पोइट्री, यानी कि इंग्लिश में चौसर ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, सोनेट, बैलेड, एपिक या हीरोइक कपलेट? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चौसर ने जो इंट्रोड्यूस किया है वो क्या है, हीरोइक कपलेट। अब हीरोइक कपलेट के बारे में आपको हम ये बता दें कि हीरोइक कपलेट में 2 लाइन्स होती हैं, और 2 लाइन्स जो होती हैं वो होती हैं आयम्बिक पेंटामीटर में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा नंबर 36, इट इज़ निहिलिस्टिक आर्ट मूवमेंट, इट फ्लरिश्ड इन यूरोप अर्ली इन द 20th century, it is based on irrationality and negation of the law of beauty, it is। निहिलिस्टिक आर्ट मूवमेंट जो रिलेटेड है वो है, उसको हम ददाइज्म के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है ददाइज्म करेक्ट होगा। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है 37, द स्टैंडर्ड मीनिंग विच इज अपोज टू इट्स मीनिंग इन द फिगरेटिव यूज इज कॉल्ड। द स्टैंडर्ड मीनिंग विच इज अपोज टू इट्स मीनिंग इन द फिगरेटिव यूज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द लिटरल मीनिंग। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, अ कॉमिक वर्ड्स ऑफ इर्रेगुलर मेजर इज। अ कॉमिक वर्ड्स ऑफ इर्रेगुलर मेजर, उसे हम क्या कहते हैं? व्हाट विल बी आंसर? ये कॉमिक वर्ड्स है और इर्रेगुलर मेजर की होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉगरल। ये कॉमिक वर्स होती है और इसका जो मीजर होता है, मीटर, इर्रेगुलर होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है 39, लिसिडास, थायरसिस और एडोनिस आर, ये क्या हैं? ड्रामेटिक रोमांस हैं, कॉमेडीज हैं, पास्टरल एलेजीज हैं, सोनेट हैं। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये पास्टरल एलेजीज हैं। अच्छा, सोनेट क्या होता है? सोनेट मैक्सिमम कई टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के भी होते हैं, कहीं आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो जो मेन सोनेट चलते हैं, एक तो होता है शेक्सपियरियन सोनेट, ठीक है, ये होता है पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन शेक्सपियरियन सोनेट में जो होते हैं 3 क्वार्टरेंस होते हैं और एक होता है कपलेट, ठीक है। पेट्रार्कन सोनेट को जो हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में करते हैं। पहला पार्ट होता है 8 लाइन का जिसे हम ऑक्टेव बोलते हैं, और दूसरा पार्ट होता है 6 लाइन का जिसे हम सेस्टेट बोलते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 40, अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग इज नोन एज। अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग, उसे हम क्या बोलते हैं? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे हम कहते हैं एम्पैथी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 41, हु कॉइन्ड द वर्ड एसे। एसे जो वर्ड है उसे किसने कॉइन किया है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोंटेन। ये इन्होंने कॉइन किया है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, द वर्ड एसे हैज बीन टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एसे, व्हाट डज इट मीन? एक फ्रेंच वर्ड है एसे, ठीक है, इस वाले फ्रेंच वर्ड से बना है ये वाला वर्ड इंग्लिश का हमारा एसे। पूछा गया है कि ये जो एसे है इसका मीनिंग क्या है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो एसे इस एसे से बना है, और इस वाले एसे को जो कॉइन किया था वो कहता है मोंटेन ने। अब आपको इस एसे का बताना है कि मीनिंग क्या है, अटेम्प है, आस है, सेड टू एनीवन है, या राइटिंग है। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अटेम्प, टू ट्राई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 43,
a song or poem in honor of a marriage is known as? A song or poem is honor of marriage known as. What will be answer? क्या होगा आंसर? इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एपिथैलेमियम। एपिथैलेमियम। तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 44। हु डिवाइडेड अ ड्रामा इनटू 5 पार्ट्स। ड्रामा को, जो ड्रामा होता है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है एक्सपोजिशन, सेकंड है राइजिंग एक्शन, थर्ड है क्लाइमैक्स, फिर है फॉलिंग एक्शन, फिर है डिनोमेन। ये 5 पार्ट्स हो गए हैं। कह रहे इस तरीके से 5 पार्ट्स बना दिए गए हैं कि 1 2 3, ठीक है। हिज पिरामिड सिंबलाइजेज द थ्योरी ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। जो ये पिरामिड बनाया गया है ये सिंबलाइज करता है थ्योरी ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर को। पूछा गया है कि इसको डिवाइड किसने किया है 5 पार्ट्स में ड्रामे को। व्हाट विल बी आंसर? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फैटिग। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 45। डिफाइनेबल टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर दिस डिस्क्राइब बेस्ट। ये जो ऑप्शंस हैं इसमें से कौन इसको सूट करता है? जेनर, आर्ट फॉर्म्स या फिर टाइप्स। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जेनर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है नंबर 46। दिस इज अ शॉर्ट नरेटिव इन प्रोज ऑफ अननोन ऑथरशिप। इट हैज़ बीन ट्रांसमिटेड ऑरली। इट बिलोंग्स टू ओरल ट्रेडिशन। इट इज़ नोन एज। एक शॉर्ट नरेटिव जो है प्रोज में होती है, उसके राइटर का पता नहीं होता कौन है। ये ट्रांसमिट की जाती है ओरली, यानी कि इसको ओरली याद करते हैं, ओरली बोली जाती है। इट बिलोंग्स टू ओरल ट्रेडिशन, ठीक है, ओरली याद रखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पोइटिक टेल कहते हैं, स्टोरी कहते हैं, फोक टेल कहते हैं, या प्रोज नरेटिव बोलते हैं। सॉरी, वन एन एक्स्ट्रा है, प्रोज नरेटिव। व्हाट विल बी आंसर? व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोक टेल, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट 47। पीस ऑफ राइटिंग which is full of praise is known as. Piece of writing which is full of praise is known as. You can read the option. Piece of writing है, ठीक है, जो full of praise है उसे हम क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पैनजाइरिक, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 48। इट इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट दैट इमिटेट्स द स्टाइल ऑफ सम प्रीवियस वर्क। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ थीम्स, स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स और सब्जेक्ट्स फॉर्म अदर वर्क्स। इट इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट। ये वर्क ऑफ आर्ट है जो इमिटेट करता है स्टाइल ऑफ सम प्रीवियस वर्क। किसी पिछले प्रीवियस वर्क होगा उसको इमिटेट करता है, नकल करता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ थीम्स, थीम्स का मिक्सचर है, स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स का और सब्जेक्ट फॉर्म्स का अदर वर्क। उसे हम क्या कहते हैं? इमेजिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, पैस्टिच या फिर नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पैस्टिच। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है 49। An Alexandrine is a verse line in. An Alexandrine is a verse line in. Alexandrine जो होता है, पूछा गया है, वो एक वर्स है। वो किस में होती है, यानी कि कौन से मीटर में होती है, वो आपको बताना है। तो जो अलेक्जेंड्राइन होती है ये होती है आयम्बिक हेक्सामीटर में। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंड्राइन जो होती है वो होती है आयम्बिक हेक्सामीटर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 50। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज़ अ फ्रेज कॉइन्ड बाय। एक फ्रेज है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ,
पूछा गया कि इस फ्रेज को कॉइन किसने किया है। व्हाट विल बी आंसर? क्या होगा आंसर? आंसर जो होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कॉल रिजनी की है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है नंबर हमारा 51। द चौसरियन स्टेंजा और राइम रॉयल कंप्राइजेस। जो जेफरी चौसर हैं उन्हीं के नाम पर रखा गया है चौसरियन स्टेंजा। चौसरियन स्टेंजा को ही हम राइम रॉयल कहते हैं। और राइम रॉयल में कितनी लाइन्स होती हैं ये आप मैक्सिमम जानते होंगे, 7 लाइन्स होती हैं। इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ए बी बी सी सी। ठीक है, ए बी बी सी और सी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 52। द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैज़ बीन कॉइन्ड बाई। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो फ्रेज है उसे किसने कॉइन किया है ये आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टी.एस. इलियट। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जो है नंबर 53। व्हाट इज़ यूफोनी? यूफोनी क्या है? प्लीजेंट साउंड है, सीरियस साउंड है, बिटर साउंड है या मिक्स साउंड है? व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ प्लीजेंट साउंड। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा नंबर 54। व्हाट इज बरोक? व्हाट इज बरोक? इसे बैरक नहीं बोलना, ध्यान रखना। कभी कुछ लोग बैरक बोल देते हैं, बैरक लगा देते हैं फिर जेल पर हो, तो ये तो बैरक नहीं है, बरोक है। ठीक है, तो जो इसका आंसर क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है 55। व्हाट इज सोलिलोकी? सोलिलोकी क्या है? यहाँ पर ये एक एस एक्स्ट्रा है, ये ऑडियंस, आई एन सी, ऑडियंस। बताइए व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? देखो सोलिलोकी जो होती है एक एन एक्टर सीक्रेट थॉट्स अटर अलाउड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 56। और टेवारिमा इज अ डैश स्टेंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर। और टेवारिमा कितनी लाइंस का होता है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 लाइन का होता है। ठीक है, बात करते हैं और टेवारिमा की, तो इसको जो इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया था वो किया था थॉमस व्याट ने। ये जो ध्यान रखना कि इंग्लिश में किसने इंट्रोड्यूस किया है वो है थॉमस व्याट। और जो ओटेवा रीमा है उसकी राइमिंग स्कीम भी आपको पता होनी चाहिए, ए बी सी सी, एंड दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ ओटेवा रीमा। इसको इंट्रोड्यूस किया है इंग्लिश में किसने? थॉमस व्याट ने। 8 लाइन का होता है और ये आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 57। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेगियरिज्म? प्लेगियरिज्म का मीनिंग क्या होगा? ऑप्शंस रीड कीजिए। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लिटरेरी थेफ्ट। लिटरेरी थेफ्ट किसे कहेंगे? जैसे कि कोई राइटर है और आप कुछ लिख रहे हैं तो आप उसकी कुछ कॉपी कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्लेगियरिज्म, यानी कि हिंदी में कहेंगे इसको साहित्यिक चोरी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वह नंबर हमारा वो है 58। अ सोनेट कंसिस्ट। सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं? ये तो आप जानते हैं 14 लाइन्स होती हैं। ठीक है, सोनेट जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चलते हैं अपने यहाँ इंग्लिश में वो होते हैं 3 टाइप्स के। पहला पेट्रार्कन सोनेट, दूसरा शेक्सपियरियन सोनेट और तीसरा है स्पेंसरियन सोनेट। ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट जो होता है वो होता है ऑक्टेव और सेस्टेव। शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है वो होता है 3 क्वार्टेंस होते हैं और उसमें एक क्या होता है? एक होता है कपलेट। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो होगा वो है हमारा नंबर 59।
डर्ज मीन्स, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं डर्ज। डर्ज मीन्स क्या होता है? अ सॉन्ग ऑफ वेडिंग, अ सॉन्ग ऑफ प्लेजर, अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ या अ सॉन्ग ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर। डर्ज मीन्स जो होता है वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, दुख का सॉन्ग, शोक गीत भी हम बोलते हैं इसको हिंदी में। देखते हैं नंबर 60, हु इज कॉल्ड एज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर बाय ड्राइडन। ड्राइडन ने किसी को पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा है। पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा है, आपको बताना कि पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर जो कहा है वो किसको कहा है। यू कैन रीड द ऑप्शन, व्हाट विल बी आंसर? ड्राइडन ने जो पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा है वो कहा है जॉन मिल्टन को। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 61 है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिश्ड इन अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ इंग्लैंड, विच पीरियड इज इट। कॉमेडी ऑफ मैनर जो है वो फ्लोरिश हुई है इंग्लैंड के अंदर, किस पीरियड में, वो आपको बताना है। ऑप्शंस को रीड कीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेस्टोरेशन पीरियड। अच्छा, बात करते हैं एलिजाबेथन पीरियड की। तो एलिजाबेथन पीरियड जो है ये स्टार्ट हुआ है 1558 से और एंड हुआ है ये 1603 में। इसके बाद बात करते हैं हम विक्टोरियन एज की। तो विक्टोरियन एज जो है ये 1832 से लेकर 1901 तक रही है। बात करते हैं रेस्टोरेशन पीरियड की, तो ये 1660 से लेकर ये रहा है 1700 तक। इसके बाद बात करते हैं रोमांटिक एज की। तो रोमांटिक एज 1798 से लेकर ये रही है 1832 तक। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 62। कॉनग्रीव और इथरीज आर द राइटर्स ऑफ, ये किस टाइप की कॉमेडी के राइटर्स हैं वो आपको बताना है। कॉनग्रीव और इथरीज, व्हाट विल बी आंसर? आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 63। इन 18th सेंचुरी कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज रिवाइव्ड बाय। 18th सेंचुरी में कॉमेडी ऑफ मैनर्स को किनके द्वारा रिवाइव किया गया था? व्हाट विल बी आंसर? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, गोल्डस्मिथ एंड शेरिडन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है 64। विच फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक जेनर डील्स विद इंट्रीग्स एंड रिलेशंस ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन हु लिव इन अ सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी। बताइए कौन सा वो जेनर है जो इंट्रीग यानी कि साजिश यानी कि फैसिनेट करते हैं, और रिलेशन ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन हु लिव इन अ सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 65। शेक्सपियर्स लव्स नेवर लॉस्ट एंड मच एडो अबाउट नथिंग, ये ड्रामा है दोनों शेक्सपियर के। ये पूछ रहा है किसके अर्ली एग्जाम्पल्स हैं। ऑप्शंस रीड कीजिए, व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। शेक्सपियर की जो बर्थ डेट है वो है 23 अप्रैल 1564। इसकी डेट ऑफ डेथ है वो भी सेम ही है 23 अप्रैल, यह 1616। ठीक है, तो बर्थ डेट है 23 अप्रैल 1564 और डेट ऑफ डेथ है इसकी 23 अप्रैल 1616। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 66। द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स इन स्पीच एंड राइटिंग इज, क्या कहेंगे हम? वर्ड्स के अरेंजमेंट और सिलेक्शन को जो हम स्पीच या राइटिंग में यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं डिक्शन। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 67। एनी वर्क ऑफ लिटरेचर विच सेट्स आउट टू इंस्ट्रक्ट इज कॉल्ड। एनी वर्क ऑफ लिटरेचर का कोई भी वर्क जो सेट आउट होता है तो इंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? रीड कीजिए ऑप्शंस, व्हाट विल बी आंसर? आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डिडैक्टिक। डिडैक्टिक का मीनिंग, हिंदी मीनिंग होता है शिक्षात्मक, उपदेशात्मक।
ठीक है, शिक्षात्मक कह दो या उपदेशात्मक कह दो, जिससे हमें कोई नॉलेज मिलती हो। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है 68, अ सॉन्ग और हिम ऑफ मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग मीन्स रोना वगैरह होता है, कंपोज किया जाता है, परफॉर्म होता है एज अ मेमोरियल टू अ डेड पर्सन, उसे हम क्या कहते हैं बताइए? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डर्ज। डर्ज का मीनिंग होता है शोका गीत। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 69, इट इज़ अ फिक्शनल सोसाइटी विच इज़ क्वाइट अपोजिट टू यूटोपिया। इट इज़, यूटोपिया का अपोजिट पूछा गया एक तरीके से। फिक्शनल सोसाइटी है जो अपोजिट है यूटोपिया के, तो उसका अपोजिट होता है सीधी सी बात है डिस्टोपिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 70, विच काइंड ऑफ पोइट्री हैज समथिंग ऑफ यूबिसेंट मोटिव। एक फॉर्मूला है, वेयर आर दे फॉर लेमेंटिंग द पास्ट। आपको बताना है कि वो क्या है इसमें से जो पास्ट को लेकर रोते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलिजी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 71, द टर्म इज यूज्ड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंस एंड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन लाइन ऑफ द पोएम टू द नेक्स्ट लाइन। इट इज, ये क्या है आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाममेंट। एंजाममेंट जो है पहली लाइन के बाद से दूसरी लाइन में शुरू हो जाती है, यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ नहीं होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 72, अ कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग इज नोन एज। अ कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग इज नोन एज। किसी भी बुक का जो पहला पेज होता है वहाँ पर एक कोटेशन लिखी हुई होती है, वो पूछा गया उसको क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे कहते हैं एपिग्राफ। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है 73, एन इंस्क्रिप्शंस ऑन अ टॉम स्टोन और मॉन्यूमेंट इन मेमोरी ऑफ द पर्सन बरीड इज नोन एज एपिथेट। यहाँ तक कंप्लीट हो गया एक, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम स्टोन या फिर मॉन्यूमेंट इन मेमोरी ऑफ पर्सन बरीड इज नोन एज एपिथेट। जैसे कि हम कब्रिस्तान जाते हैं, ग्रेवयार्ड, तो वहाँ पर कुछ नाम लिखा हुआ होता है ऊपर, जैसे क्रिश्चियन में मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, टॉम स्टोन पर उसका नाम लिखा हुआ होता है कि ये कौन है, उसे बोलते हैं एपिटैप। ठीक है, जबकि वाइल एन एडजेक्टिव और फ्रेज विच एक्सप्रेसेस द क्वालिटी और एट्रीब्यूट इज रिगार्डेड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन और थिंग मेंशन, यानी कि हम किसी भी इंसान को दूसरे नाम से पुकार लेते हैं उसकी हम क्वालिटी के ऊपर, एट्रीब्यूट के ऊपर। ठीक है, तो पूछा गया उसे क्या कहते हैं। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एपिथेट। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 74, अ कॉमेडी कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड सटायर एंड इम्प्रोबेबल सिचुएशन इज नोन एज। एक कॉमेडी होती है कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड सटायर एंड इम्प्रोबेबल सिचुएशंस इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरलूड, मास्क, मिस्ट्री प्ले या फार्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसे हम कहेंगे फार्स इज ब्रॉड सटायर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो कि हमारा क्वेश्चन है 75, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर अ कैरेक्टर हु एक्ट्स एज कंट्रास्ट टू अनदर कैरेक्टर। इट इज, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर अ कैरेक्टर, इसको हम कैरेक्टर का यूज करते हैं जो एक्ट्स करता है एज कंट्रास्ट टू अनदर कैरेक्टर, उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, उसे कहते हैं हम फॉइल। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 76, अ शॉर्ट इंट्रोडक्टरी एसे प्रीसीडिंग द टेक्स्ट ऑफ अ बुक रिटन बाय अ पर्सन अदर देन द ऑथर इज नोन एज। अ शॉर्ट इंट्रोडक्टरी एसे प्रोसीडिंग द टेक्स्ट ऑफ द बुक, यानी कि जो बुक है उसके टेक्स्ट से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी ऐसे लिखा हुआ होता है बाय अ पर्सन अदर देन द ऑथर, किसी और इंसान के द्वारा लिखा हुआ होता है, वो ऑथर के द्वारा लिखा हुआ नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना हमें रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 77, इट इज़ ए जेनर ऑफ फिक्शन विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय मिस्ट्री एंड सुपरनैचुरल हॉरर। इट इज़ ऑफन सेट इन अ डार्क कैसल और अदर मिडीवल सेटिंग। इट इज़, क्या है ये? एक फिक्शन का जेनर है, ठीक है, मिस्ट्री और सुपरनैचुरल हॉरर होते हैं इसमें, यानी कि इसको रीड करने के बाद डर लगेगा, जैसे कि डार्क कैसल अंधेरे में बनी हुई होती है,
ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं गॉथिक फिक्शन। इसके बाद देखते हैं, चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 78। द टर्म फॉर ए जापानीज पोएम ऑफ 3 लाइन्स विद 17 सिलेबल्स। 5 7 5। देखो फर्स्ट लाइन में 5 सिलेबल, सेकेंड लाइन में 7 सिलेबल और थर्ड लाइन में 5 सिलेबल्स। ठीक है, 3 लाइन्स की पोएम होती है और पहली में 5 सिलेबल, 7 सिलेबल, फिर 5 सिलेबल। उसे हम बोलते हैं कौन सी पोएम, बताइए? उसे हम कहते हैं हाइकू। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 79। एन एरर इन जजमेंट कॉज्ड बाय इग्नोरेंस और सडन वीकनेस इज। बताइए क्या कहते हैं उसको? एरर इन जजमेंट कॉज्ड बाय इग्नोरेंस और सडन वीकनेस, उसे हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, हेमर्शिया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 80। इट इज़ अ लिरिकल पोएम। ठीक, इट गिव्स अ लिटिल पिक्चर ऑफ एवरी डेज लाइफ amid natural surroundings, generally rural or pastoral. Originally, the term is applied to the poem of Theocritus. 1 T extra. ठीक है, Theocritus कौन सी पोएम है वो बतानी है आपको, कौन सा जैनर है वो पोएम का? लिरिकल पोएम है। इट गिव्स अ लिटिल पिक्चर ऑफ एवरी डेज लाइफ एमिड नेचुरल सराउंडिंग्स। बताइए 80 का आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइडियल। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 81। अ पीस ऑफ राइटिंग विच प्रेजेंट्स अ करेक्टर्स इनर थॉट्स इज नोन एज। अ पीस ऑफ राइटिंग विच प्रेजेंट्स अ करेक्टर्स इनर थॉट प्रेजेंट करती है, वो पीस ऑफ राइटिंग जो है उसे हम क्या कहते हैं? बताइए, इंटीरियर मोनोलॉग, एक्सटीरियर मोनोलॉग, सोलिलोक या एसाइड? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटीरियर मोनोलॉग। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक करें और अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 82। इट इज़ अ शॉर्ट परफॉर्मेंस ऑफन फार्सिकल यूजुअली सैंडविच्ड बिटवीन द एक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्ले। ठीक है, यानी कि किसी एक शॉर्ट परफॉर्मेंस होती है और फार्सिकल, हंसाने वगैरह के नहीं, हंसाने के लिए एक तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि बीच में रख दी है इस तरीके से। ठीक है, सैंडविच, ऊपर से ये स्टोरी है फिल्म की, ये स्टोरी है प्ले की, और यहाँ पर एक थोड़ा सा फार्सिकल एक उन्होंने शॉर्ट परफॉर्मेंस डाल दी है। तो पूछना है उसे क्या कहा गया है? फॉरवर्ड, प्रीलूड, इंटरलूड या नन ऑफ दीज? व्हाट विल बी आंसर? उसे हम कहेंगे इंटरलूड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 83। एब्यूजिव और वेनमस लैंग्वेज यूज टू एक्सप्रेस ब्लेम और सेंसर और बिटर डीप सीटेड इल विल इज। बताइए ये क्या है? 83 का क्या आंसर होगा? किसी को बुरा भला कहना, एक्सप्रेस करना, ब्लेम। एब्यूजिव जानते हैं, वेनोमस भी यही मीनिंग है, गंदी लैंग्वेज यूज़ करना, किसी को ब्लेम करना, सेंसर करना, उस पर बुरा ताना करना। बिटर डीप सीटेड इल विल, ठीक है, किसी को बहुत बुरा भला करना, वो क्या होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर बी, इसका मीनिंग होता है इन्वेक्टिव। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 84। इट इज़ ऑफन पब्लिश्ड इन पेपरबैक एडिशन विद चीप प्राइस। It has all the entertaining stuff. Plot is interesting as it keeps the interest of the reader till the end. It mirrors the contemporary life. No serious issue is touched. It is. पूछा गया है ये किस तरह का फिक्शन है? पेपर बैक एडिशन में आता था ये, ठीक है, चीप प्राइस था इसका, एंटरटेनिंग स्टफ है, प्लॉट भी इंटरेस्टिंग है और रीडर को लास्ट तक रोक के रखता है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी लाइफ को प्रेजेंट किया है, कोई सीरियस इशू नहीं होता इसके अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जंक फिक्शन। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 85। द विंसी कोड इज एन इंस्टेंस ऑफ जंक फिक्शन। द विंसी कोड ये एक बुक है, ये कहा गया उदाहरण है जंक फिक्शन का। इसे लिखा किसने है वो आपको बताना है, जो इसका आंसर होगा वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर?
आंसर है उसका ऑप्शन नंबर सी, डैन ब्राउन। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 86। द रिडिकुलस मिसयूज ऑफ अ वर्ड इज, द रिडिकुलस मिसयूज ऑफ अ वर्ड इज, उसे हम क्या बोलते हैं? हम किसी भी हास्यात्मक मिसयूज कर रहे हैं किसी वर्ड का, तो उसे हम क्या कहेंगे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेलाप्रोपिज्म। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 87। द टर्म फॉर अ ह्यूमरस वर्ड्स फॉर्म ऑफ 5 एनापेस्टिक लाइन विद अ राइम स्कीम ए ए बी बी ए इज, उसे हम क्या कहते हैं? 5 एनापेस्टिक लाइन्स होती हैं, राइमिंग स्कीम होती है ए ए बी बी और ए, उसे हम कहेंगे लाइमरिक। ठीक है। हाइकू अभी आपने आपको बताया था, हाइकू की 3 लाइन्स होती हैं, 3 लाइन्स होती हैं। फर्स्ट लाइन में 5 सिलेबल, सेकंड में 7 और थर्ड में 5 लाइन। और टेवा-रीमा क्या होता है? और टेवा-रीमा होता है 8 लाइन्स का, ये हमने आपको कल ही बताया था। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 88। हु कॉइन्ड द फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन, इस फ्रेज को किसने कॉइन किया है? आंसर बताइए। करेक्ट आंसर जो होगा वो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने लाइन कॉइन की है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि है हमारा नंबर 89। एन एलाबोरेट सेमी ड्रामेटिक कॉर्टली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इज नोन एज, क्या कहेंगे उसको हम? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मास्क। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 90। अ लाइन ऑफ वर्ड्स दैट है 6 आयम्बिक फीट, एक लाइन है, वर्ड्स की लाइन है, या तो उसमें 6 आयम्बिक फीट होंगे या फिर 12 सिलेबल होंगे, आयम्बिक लाइन होगी, इज नोन एज। ठीक है, 6 आयम्बिक फीट हो या 12 सिलेबल हो उसमें आयम्बिक, उसे हम क्या कहेंगे? व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंड्राइन। क्वेश्चन नंबर 91। Taunting use of apparent praise for disgrace is irony, fart, sarcasm and satire. Taunting use, ठीक है, apparent praise for disgrace. What will be answer? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे हम कहते हैं सरकाज्म, क्योंकि हम जब किसी को टॉन्ट करते हैं, टॉन्ट के तौर पर हम तारीफ कर रहे हैं किसी की, ठीक है, और उसकी हम इंसल्ट करते हैं उस तारीफ के नाम पर, तो उसे हम सरकाज्म कहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 92। सरकाज्म इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ब सरकाजियन विच मीन्स, जो ये वर्ड है सरकाज्म, ये ग्रीक वर्ब है सरकाजियन, इस वर्ड से बना है। ठीक है, तो सरकाजियन का मीनिंग पूछा गया है क्या होता है? टू इम्प्रूव माइंड, टू इम्प्रूव हेल्थ, टू टीयर द आइज, और नंबर डी है टू टीयर फ्लैश। व्हाट विल बी आंसर? सरकाजियन का मीनिंग होगा ऑप्शन नंबर डी, टू टीयर फ्लैश। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 93। इट रिडिक्यूल्स द शॉर्टकमिंग्स ऑफ पीपल और इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ये हंसी उड़ाती है किसकी कमियों का? लोगों की या फिर इंस्टीट्यूशन की। इट्स पर्पज इज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, द टर्म इज, वो टर्म बतानी है, टर्म कौन सी है? कॉमेडी है, सटायर है, फेबल है या आयरनी है? 93 का आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सटायर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो होगा नंबर 94। इट इज़ ए थिएट्रिकल डिवाइस थ्रू विच एन एक्टर एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स टू द ऑडियंस अलोन। द करेक्टर स्पीक्स टू हिमसेल्फ हरसेल्फ व्हेन ही और शी इज अलोन ऑन द स्टेज, इट इज़ नोन एज, उसे क्या कहते हैं? ये एक थिएट्रिकल डिवाइस है जिससे कि एक एक्टर जो होता है वो अपने थॉट्स को ऑडियंस के सामने अकेला क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। करेक्टर जो है स्पीक करता है खुद से ही, ठीक है, जब वह अलोन होता है स्टेज पर। कहा गया है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम सॉलिलोकी कहते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं, असाइड कहते हैं, नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉलिलोकी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 95। गेरार्ड मेनले हॉपकिंस इन्वेंटेड द फॉर्म ऑफ द कर्टल सोनेट। इट इज सोनेट विच कंसिस्ट्स। कहा गया है कि जीएम हॉपकिंस जो हैं, जिन्हें हम गेरार्ड मेनले हॉपकिंस भी कहते हैं, उन्होंने कर्टल सोनेट को इन्वेंट किया है। कहा गया है कि ये जो सोनेट है कर्टल सोनेट, इसमें कितनी लाइंस होती हैं? 12 लाइंस, 11 लाइंस, 13 लाइंस या नन ऑफ दीज? व्हाट विल बी आंसर? तो जो कर्टल सोनेट होता है इसमें जो लाइंस होती हैं वो होती हैं 11। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 लाइंस। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 96। द स्टोरी लाइन इज। स्टोरी लाइन क्या होता है? प्लॉट, स्टोरी, डिनोमेंट या क्लाइमैक्स? स्टोरी लाइन हम किसे कहते हैं? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लॉट। प्लॉट को ही हम स्टोरी लाइन कहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 97। अ राइटर्स डिस्टिंक्टिव यूज ऑफ डिक्शन, टोन एंड सिंटैक्स इज नोन एज। उसे हम क्या कहते हैं? स्टाइल, फॉर्म, लैंग्वेज या फिर परफॉर्मेंस? देखिए राइटर का जो विशेष यूज ऑफ डिक्शन है, टोन है और स्टाइल है, उसे हम क्या कहते हैं? व्हाट विल बी आंसर? 97 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे हम कहते हैं उसका स्टाइल। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 98। हु इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स थो ही डिड नॉट स्टडी एट यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूनिवर्सिटी विट्स से आया है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात कर लेते हैं कि जो यूनिवर्सिटी विट्स टर्म है ये किसने कॉइन की है? ये कॉइन की है जॉर्ज सैंड्सबरी। जो जॉर्ज सैंड्सबरी है उन्होंने इस टर्म को इन्वेंट किया है। आपको बता दें टोटल 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं। 3 तो हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और 3 हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। चलिए पहले आप बताइए जो बचा हुआ 1 है वो कौन है जो कहा गया है कि जिसने किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टडी नहीं की है? ऑप्शंस रीड कीजिए। ये थॉमस मार्लो नहीं है, ये क्रिस्टोफर मार्लो है, WE, क्रिस्टोफर मार्लो। चलिए अब बताइए। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस किड। थॉमस किड के बारे में कुछ पता नहीं है कि उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से स्टडी की है या स्टडी यूनिवर्सिटी से की भी है या नहीं की है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 99। हु कॉइन्ड द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स थो इट वॉज नॉट यूज्ड इन द लाइफ टाइम ऑफ द ड्रामाटिस्ट हु वर एसोसिएटेड विद इट? MH अब्राहम, J.A. कडन, कॉम्पटन रिकेट या फिर जॉर्ज सेंटबरीज? किसने की है ये टर्म, किसने कॉइन की है? अभी आपको बताया है, आंसर है उसका ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज सेंट्सबरी। आपको ये बताते चले हम जो 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं जो उसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्टडी किए हुए हैं उनका नाम आता है, पहला है क्रिस्टोफर मार्लो, दूसरा है रॉबर्ट ग्रीन और जो तीसरे हैं वो है थॉमस नैश। ये तो हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्टडी किए हुए। और जो 3 ड्रामाटिस्ट हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्टडी की है उनका नाम है थॉमस लॉज और दूसरे हैं जॉर्ज पील और तीसरी हैं जॉन लिली। ठीक है, तो ये जो है थॉमस लॉज, जॉर्ज पील और जॉन लिली, इन्होंने की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्टडी। और जो 3 है क्रिस्टोफर मार्लो, ग्रीन और नैश, इन्होंने की है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। इसको कॉइन किया है जॉर्ज सेंट्सबरी ने। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 100। एब्रीविएशन ऑफ अ लॉन्गर टर्म बाय टेकिंग द इनिशियल लेटर इज। क्या होता है उसे? एक्रोनियम, सिनोनियम, बैक इंफॉर्मेशन या इपोनियम्स? व्हाट विल बी आंसर? एब्रीविएशन ऑफ अ लॉन्गर टर्म। ठीक है, कोई बड़ा वर्ड है उसकी एब्रीविएशन बनाई गई है, वो कैसे बनाई गई है? टेकिंग द इनिशियल लेटर्स, उसके बाद शुरू के लेटर्स को ले लिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? 100 का जो आंसर है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्रोनियम, उसे हम कहते हैं एक्रोनियम। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है
वो है नंबर 101। फैंसी, इमेजिनेशन, आल द टर्म गिवन बाय, ये जो टर्म है ये टर्म किसने दी है ये आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर, ऑप्शन रीड कीजिए। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉलरिज। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 102। फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू डज इलियट फाइंड हैमलेट डिफेक्टिव एंड एन आर्टिस्टिक फेलियर। पूछा गया है फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इलियड ने ये फाइंड किया है कि जो हैमलेट जो शेक्सपियर का एक फेमस प्ले है वो डिफेक्टिव है और आर्टिस्टिक फेलियर है। बताना है आपको। ऑप्शन है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, या नंबर डी है नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी आंसर। जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो ये टर्म है ये दी है किसने, टी.एस. इलियट ने। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी भी टर्म जो है ये किसने दी है, टी.एस. इलियट ने। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 103। वर्स लिब्रे इज, वर्स लिब्रे क्या होती है वो आप हमें बताइए। ऑप्शन रीड कीजिए और आंसर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, आप हमें अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, वीडियो आपको कैसी लग रही है और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ओपन फॉर्म। वर्स लिब्रे जो होती है ये ओपन फॉर्म होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 104। द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डिकंस्ट्रक्शन इज। पूछा गया है जो डिकंस्ट्रक्शन टर्म है इसके ओरिजिनेटर कौन है और नेमर कौन है, इसका नाम रखा है, यानी कि इसको किसने कॉइन किया है वो आपको बताना है। ऑप्शन रीड कीजिए। डिकंस्ट्रक्शन को किसने कॉइन किया है, ओरिजिनेटर कौन है, नाम किसने दिया है, ये आप जानते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जैकस डेरिडा। फिर इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 105। द एज ऑफ मिल्टन हैज़ 3 काइंड्स ऑफ पोइट। जो एज ऑफ मिल्टन है उसमें 3 तरह के पोइट्स थे, वो आपको बताना है वो पोइट कौन से थे। ऑप्शन रीड कीजिए। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जो एज ऑफ मिल्टन है उसमें जो 3 काइंड्स के पोइट थे वो थे मेटाफिजिकल, कवालियर और प्यूरिटन। आपको बता दें जो मिल्टन थे वो प्यूरिटन थे। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 106। द रेगुलर ओड इज ए क्लोज इमिटेशन ऑफ। कहा गया है जो रेगुलर ओड है जो पोइट्री की एक फॉर्म होती है वो किसकी क्लोज इमिटेशन है। ऑप्शंस रीड कीजिए एंड आंसर बताइए। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पिंडार। ठीक है, जो पिंडार हैं ये इनकी क्लोज इमिटेशन है, कौन, रेगुलर ओड। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 107। पोएटिक जस्टिस वाज अ टर्म कॉइन बाई। जो पोएटिक जस्टिस है इसे किसने कॉइन किया है वो आपको बताना है। रीड दी ऑप्शंस। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस रेमर। थॉमस रेमर जो हैं इन्होंने टर्म को कॉइन किया है और वो टर्म है पोएटिक जस्टिस। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 108। इनफॉर्मल एसे इज नोन एज। इनफॉर्मल एसे को हम और किस नाम से जानते हैं वो आपको बताना है। रीड द ऑप्शंस एंड आल्सो टाइप द आंसर इन कमेंट बॉक्स। बताना है आपको इनफॉर्मल एसे को हम और किस नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फैमिलियर एसे। फैमिलियर एसे को हम इनफॉर्मल एसे भी कहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 109। एक्ट क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले, बी है एन एक्टिंग कैटेगरी इन अ प्ले, सी है चैप्टर ऑफ अ प्ले, ये नंबर डी है एक्टिंग बाय एक्टर्स। व्हाट इज एक्ट। व्हाट विल बी आंसर। इफ यू नो द आंसर प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स। 109 का जो आंसर होगा वो क्या होगा वो आपको बताना है।
करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 110। शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेज हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्ड्स, फ्री वर्ड्स या स्पेंसरियन स्टेंजा। पूछा गया है कि शेक्सपियर जो है विलियम शेक्सपियर, उन्होंने मोस्टली अपने प्ले में कौन सी वर्स टाइप का यूज किया है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज इन हिज प्लेस दैट इज ब्लैंक वर्स।